राजनीति में जब नतीजे आते हैं तो कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन एक पार्टी का कैंडिडेट ऐसा होता है जो जीतता नहीं लेकिन उसकी हार भी खबर बनती है, जिसके वोट जीत के आंकड़े से बहुत दूर होते हैं, लेकिन आरोप लगता है कि उन्हीं वोटों से बीजेपी जीत जाती है। यह पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, जो गुजरात में कमर कसकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन गुजरात के चुनावों से पहले आया एक चुनावी नतीजा बहुत सवाल उठा रहा है। सवाल इस बात का कि क्या जो कल बिहार के गोपालगंज में हुआ वो आगे गुजरात में भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है ओवैसी की AIMIM। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। वही एजेंट है, वही सिर्फ वो कर रहा है जिससे बिजली को फायदा हो। हम तो सबकी लाइला है। असदुद्दीन ओवैसी पर क्यों बार बार बीजेपी की बी टीम बनकर पतंग उड़ाने का आरोप लगता है? हर चुनाव में क्यों ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहना विरोधी शुरू करते हैं? क्या देश में बीजेपी विरोधी मानकर चलते हैं कि मुस्लिम वोट पर एकमेव उनका ही अधिकार है? क्या मुस्लिम वोटों के बच जाने से बीजेपी की जीत के जिम्मेदार इकलौते ओवैसी होते हैं? क्या बीजेपी को नहीं हरा पाने पर विपक्षी ठीकरा ओवैसी के उम्मीदवारों पर फोड़ते हैं? ओवैसी को जो वोट आया, ओवैसी के उम्मीदवार को, मुखिया को 12,000 से ऊपर जो है वोट आया, वो हमारा वोट जो है नुकसान हुआ। इस बात को आप कबूल करते हैं। रविवार को जब देश में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए तो चर्चा बिहार की गोपालगंज सीट की सबसे ज्यादा हो रही, जहां महागठबंधन से तेजस्वी के पार्टी के उम्मीदवार को बीजेपी की ही पुरानी सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट ने हरा दिया। आरोप लगा कि बीजेपी की जीत में ओवैसी की पार्टी का भी रोल है। गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले। महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता 68,259 वोट पाए। बीजेपी की जीत यहां पर सिर्फ 1,794 वोट से हुई। इसी सीट पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम 12,214 वोट हासिल करते हैं। हालांकि इसी सीट पर लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव की पत्नी और तेजस्वी यादव की मामी भी बीएसपी के टिकट पर उतरकर 8,854 वोट हासिल कर लेती है। यानी तेजस्वी की मामी या फिर ओवैसी का कैंडिडेट न लड़ता तो यादव और मुस्लिम वोट मजबूती से महागठबंधन का प्रत्याशी पाता और बीजेपी को हरा भी सकता था। लेकिन हार की जिम्मेदार आरजेडी ओवैसी को बताती है। लोगों को अंदाज था कि 2,000, 3,000, 4,000 के अंदर जो है वो उसी के उम्मीदवार जो है सिमट जाएंगे, लेकिन उनको 12,000 वोट मिलेगा, ये इसकी उम्मीद हम लोगों को नहीं। तो साफ दिखाई दे रहा है, उसमें मैंने विश्लेषण की क्या जरूरत है, तो स्पष्ट जो है आंकड़ा ही बता रहा है। बीजेपी और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये नदी के 2 पार्ट हैं। ये कभी हमारी बी टीम हो ही नहीं सकते। इनके विचार अलग हैं। ये रजाकारों का संगठन है। ये ऐसे लोग हैं जो मादरे वतन को, भारत माता को गाली देने वाले लोग हैं। ये समाज के अंदर बिखराव पैदा करने वाले लोग हैं। और हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस नारे को लेकर चलने वाले हैं। बीजेपी की राजनीति बहुसंख्यक पर फोकस करती है। ओवैसी की राजनीति अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटर पर केंद्रित होती है। कहने को ये दोनों धुर विरोधी हैं। फिर क्या गोपालगंज सीट, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, वहां ओवैसी के उम्मीदवार की वजह से मुस्लिम वोटों में हुआ बंटवारा बीजेपी के काम आया है? सर ये बताइए, बीजेपी की बी टीम कही जाती है और आज तो सच में जो गोपालगंज पे हुआ है वो तो दिख रहा है। नहीं, 7 बाई इलेक्शन हुए, राइट? 6 कैसे जीती बीजेपी? सिर्फ 2 पे जीती? नहीं, जो पूरे हरियाणा में बीजेपी जीती, हरियाणा में बीजेपी जीती। और कहाँ जीती बीजेपी? यूपी में जीत गई बीजेपी। तो समाजवादी को क्यों नहीं कहेंगे आप? हरियाणा में कांग्रेस को क्यों नहीं कहेंगे? हरियाणा में आप बिरड़ी, उनको क्यों नहीं कहेंगे? तो ये जो मिजाज बन गया है ना कि ओवैसी का नाम आते कि मुसलमान, और कांग्रेस का नाम आते कि सब खामोश हो जाते हैं, आपका नाम आते सब गूंगे हो जाते हैं, तो ये गलत है। अच्छा, जहां से गोपालगंज में जहां हम बीजेपी जीती बोल रहे,
वहां पर तो लालू के साले लड़े, साधु यादव जो पहले वहां के विधायक भी थे, एक सांसद भी थे, वीआईपी मल्ला पार्टी भी लड़ी वहां पर। इस पर कोई बात नहीं करेगा, ना मीडिया करेगा, ना हमारे जो अपोज कर रहे हैं, बस उनको एक ही मिल गया है। भाई हम ये बोल रहे हैं कि भाई लोकतंत्र है, कोई भी लड़ेगा, कोई भी जीतेगा, कोई भी हारेगा। इससे एक बात मालूम होती है कि अल्पसंख्यक समाज को डरा के रखो और उनसे कह दो कि तुम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात ही नहीं करना, हमारे गुलाम बन करो, हमारे कैदी बन करो, तो ये तो गलत है। कई राजनीतिक जानकारों में इस बात का मतभेद रहता है कि देश के मुस्लिम वोटर क्या किसी पैटर्न पर वोट डालते हैं या नहीं। एक बड़े वर्ग की यह दलील रहती है कि अल्पसंख्यक वोटर बीजेपी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार को देखकर अपना वोट डालता है। क्या इसी तर्ज पर अब तक बीजेपी के खिलाफ उतरने वाले विरोधी दल ये मानकर चलते रहे कि मुस्लिम वोट पर उनका एकमेव अधिकार है, लेकिन अब ओवैसी उसी अधिकार को तोड़ देते हैं, जिसका फायदा दावा होता है कि कई बार कुछ सीटों पर बीजेपी को हासिल होता है। उदाहरण के तौर पर आपको यूपी की कुछ सीटों के नतीजे याद दिलाते हैं। बिजनौर, वहां बीजेपी की जीत और महागठबंधन की हार के बीच अंतर 1445 वोट का रहा, जबकि यहां ओवैसी की पार्टी ने 2290 वोट हासिल किए। एक और सीट का आंकड़ा देखिए, नकुड़ सीट पर बीजेपी की जीत और महागठबंधन की हार के बीच वोट का अंतर केवल 315 था, जहां एआईएमआईएम ने 3593 वोट पाए। कुर्सी सीट पर बीजेपी 217 वोट से जीती, जबकि यहां ओवैसी की पार्टी ने अकेले 8541 वोट हासिल किए थे। सुल्तानपुर में बीजेपी को महागठबंधन के प्रत्याशी पर 1009 वोट से जीत मिली और ओवैसी की पार्टी को यहां पर 5 गुना ज्यादा 5251 वोट मिले। और आई सीट के नतीजों ने बताया कि बीजेपी यहां 1647 वोट से जीती, जबकि ओवैसी की पार्टी को 2190 वोट मिले। शाहगंज सीट पर बीजेपी सिर्फ 719 वोट से जीती, जबकि ओवैसी की पार्टी ने यहां 8128 वोट लेकर कहा जाता है कि वोट ऐसे बांट दिए कि बीजेपी को जीत मिली। मुरादाबाद नगर सीट के नतीजों में भी ऐसा ही दिखा, जहां बीजेपी की जीत का अंतर 782 था और ओवैसी की पार्टी को यहां 2661 वोट मिले। ऐसे ही नतीजों को देखकर जब बीजेपी विरोधी ओवैसी को हार का जिम्मेदार ठहराते हैं, तो एआईएमआईएम प्रमुख पूछते हैं कि जिन्हें नाच नहीं आता वो आंगन टेढ़ा बताते हैं। लेकिन गोपालगंज के नतीजों के बाद अब फिर से पूछा जाने लगा कि क्या यूपी की तरह ही गुजरात के चुनाव में भी ओवैसी फैक्टर बीजेपी विरोध के वोटों को एक मुश्त कहीं पड़ने की जगह बंटवाने के काम आने वाला है। मैंने पहले भी कहा कि ये आम आदमी पार्टी और एमआईएम ये बीजेपी की बी टीम है, सिर्फ ही वोट काटते हैं। अभी तो पता ही नहीं है किसका वोट काटेंगे, लेकिन हमारे सामने उदाहरण है गोवा का, उत्तराखंड का। जितना परसेंटेज वोट इन्होंने काटा वहां, उतने ही परसेंट से कांग्रेस सरकार बनाने से वंचित रही है। ये हमारे पास प्रमाण है कि ये बी टीम है। अभी हम क्या करने वाले हैं, अगर ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियां तैयार हो जाए तो हमारा इरादा यह है कि अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर हम अपने पार्टी के पैसों से इन लोगों को बिठाकर एक जो भी खर्चा होगा करेंगे, वो तय कर ले हम क्या है। वो तैयार हैं कि मुझे रिवर फ्रंट पर बिठा देते हैं उनको। गुजरात चुनाव में अब तक 40 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का मंसूबा बांधे ओवैसी क्या यहां भी मुस्लिम वोटों में बंटवारा कराने वाली पार्टी बनेंगे? तो यहाँ के डाल कर पुकार कर कह रही है कि तुम्हारे तमाम दावे झूठ पर मुबन्नी हैं। 2017 में गुजरात के नतीजे देखें तो 10 से 15% मुस्लिम वोटर वाली 26 सीट में पिछली बार 15 बीजेपी जीती और 11 कांग्रेस। 15 से 20% मुस्लिम वोटर बाहुल्य वाली 11 सीट में 7 बीजेपी जीती थी, 4 कांग्रेस। 20 से 25% मुस्लिम मतदाता वाली 7 सीट में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस को यहाँ 5 सीट पर तब जीत मिली थी। 25 से 30% मुस्लिम बाहुल्य 3 सीट में एक बीजेपी जीती थी, 2 कांग्रेस। 30 से 55% तक मुस्लिम वोटर वाली गुजरात की 6 सीट में 3 बीजेपी और 3 कांग्रेस ने जीती थी। ये आंकड़े कहते हैं कि 20% से ज्यादा
मुस्लिम वोट वाली सीट पर बीजेपी के लिए मुकाबला थोड़ा कड़ा हो जाता है। क्या इन्हीं सीट पर इस बार ओवैसी के उम्मीदवार मुस्लिम वोटों को बांटकर बीजेपी की बी टीम विपक्ष के हाथों कहलाएंगे? मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को। आपको शायद पसंद ना आए मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं कि आज भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। आपके वोट की भी अहमियत नहीं है, क्योंकि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो सही मानों में बीजेपी के बराबर फिरका परस्त हैं, ये पूरी पार्टियां ये जानती हैं कि आज मुसलमानों को जाकर बोलने की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद बीजेपी आरएसएस के डर से हमको वोट दे देगा। बताओ, क्या ये आपकी हैसियत हो चुकी है कि अपने साथ खड़ा करके एक फोटो नहीं लेना चाहते, अपने मंच पर नहीं बिठाते मुसलमानों को? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तल्ख हकीकत है, याद रखिए। 1000 में लिखा गया कि अल्लाह ने तमाम। ओवैसी जब ये बात गुजरात में प्रचार में कहते हैं तो उनके सीधे निशाने पर कांग्रेस है। कांग्रेस जो अब तक गुजरात में मुस्लिम वोट एक मुश्त बड़ी तादाद में हासिल करती रही, लेकिन अब की बार के चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी आक्रामक होकर प्रचार कर रही, क्या मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को अपना वोट दे सकते हैं? ये सवाल आते ही अब ध्यान दीजिए ओवैसी के इस भाषण के हिस्से पर। यही आप पार्टी के लीडर से किसी एक मीडिया के शख्स ने पूछा कि बिल्किस बानो, तो उसने कहा बिल्किस बानो नहीं, हम स्कूल और क्लासरूम की बात करेंगे। बताओ, क्या बिल्किस बानो मुसलमानों का मसला है? बिल्किस बानो भारत का मसला है, भारत की महिलाओं का इंसाफ का मसला है। मगर बिल्किस बानो के इंसाफ की बात नहीं की जाती, इसलिए नहीं की जाती कि मुसलमान है। और जब मैं बोलता हूं तो मुझे बदनाम किया जाता है, और जो लोग गूंगे बन जाते हैं, जो लोग खामोश हो जाते हैं, और इलेक्शन जब आता है तो आप उनको वोट देते हैं और मुझे सजा देते हैं। ये कौन सा इंसाफ है, आप बताइए? यानी सेक्युलरिज्म के दावे करती कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ खुद को मुकाबले में दिखाने वाली आम आदमी पार्टी, दोनों को मुस्लिम वोट की बिसात पर शह मात देने के लिए ओवैसी दांव देते हैं। लेकिन सिर्फ इस आधार पर यह कह देना कि ओवैसी ही बीजेपी की हर जगह जीत के जिम्मेदार है, शायद सही नहीं होगा। क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले से ओवैसी की पार्टी गुजरात में पैठ जमीन पर बनाती दिखने लगी, जब अहमदाबाद नगर निगम में ओवैसी की पार्टी 7 सीट, मोढासा नगर पालिका में 9 सीट, गोधरा नगर पालिका में 7 सीट और भरूच में 1 सीट जीती। यानी निकाय चुनावों में ओवैसी की पार्टी कुल 26 सीट पहले ही जीत चुकी है। ऐसे में जहां गुजरात में मुस्लिम वोटर का भी एक हिस्सा बीजेपी पहले से हासिल करती आई, वहां बाकी बचे मुस्लिम वोट में ओवैसी की पतंग जितना चढ़ेगी, उतना ही पतंग बीजेपी विरोधी दलों की नीचे उतरेगी या कट जाएगी। तो क्या इसका जिम्मेदार ओवैसी को ठहराया जाए या फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वोटों के बीच की विपक्षियों की ऊहापोह को?